गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। हम लोगों की अभी जो सेशन है वह 69th बीपीएससी को फोकस करते हुए साइंस की सेशन चल रही है। हम लोगों की जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बनाया है, एक प्लान बनाया है, क्या है कि वीक में 3 डेज आपकी साइंस की सेशन चलेगी और वीक में 3 डेज आपकी हिस्ट्री की सेशन चलेगी। हिस्ट्री में वो भी जिसमें आपके पूछता है बिहार का इतिहास वगैरह पूछ लेता है या इंडियन हिस्ट्री के बारे में। सेकंड थिंग क्या है कि हम लोगों की जो एक स्ट्रेटेजी क्या हम लोगों ने बनाया है कि जो 4 सेक्शन है, लाइक वो हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गया, बिहार करंट हो गया और आपकी एक हो गई करंट अफेयर्स। ठीक है, हमें इन 4 सेक्शन को बिल्कुल फोकस करना है अगर बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो 2 सेक्शन तो अभी चल रहा है, 2 सेक्शन आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में यानी साइंस के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास। हम लोगों को करना क्या है, साइंस में आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। एक आधा क्वेश्चन तो हर एग्जाम में होते हैं जो समझ में नहीं आएगा कहाँ से दे दिया है, ये क्वेश्चन किस बुक से है, कहाँ से बनाया गया है, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। अदरवाइज जो आपके 85 से 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, इवन साइंस में भी। ओके, तो इसको इसलिए बहुत टफ लेकर के नहीं चलना है कि कुछ ऐसा ही आएगा। इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ जाता है और हम लोग वही क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स डज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, नाभिक, राजधानी, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। प्रोटीन संश्लेषण की जो होती है ये कहाँ से आरंभ होती है? ये आरंभ होता है यानी इसकी शुरुआत होती है केंद्रक से। ओके, केंद्रक से ये शुरू होता है और कहाँ जाकर के ये समाप्त होता है? ये समाप्त कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में पूरी होती है, कोशिका द्रव्य में। ओके, कोशिका द्रव्य में समाप्त होता है या पूरी होती है क्या? तो ये प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है कहाँ से स्टार्ट होती है? तो केंद्रक के अंदर से शुरू होकर के कोशिका द्रव्य में ये जाकर के समाप्त हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु है? जैव अणु, अणु का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल ऑन अर्थ? फर्स्ट ऑप्शन लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला है पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जैव अणु, तो सबसे ज्यादा किसकी संख्या है, किसको हम बोलेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा? क्योंकि अगर आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में तो इसमें क्या होता है कि इसके कौन कौन से, बोला है प्रचुर मात्रा में जैव अणु है। ओके, यानी बायोमॉलिक्यूल है। इसमें होता क्या है कार्बोहाइड्रेट में, आपका सी हो गया। ओके, सी यानी कार्बन, इसके अलावा हाइड्रोजन H। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इसके क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इसका कौन कौन से परमाणु है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट में अगर आप बात करते हैं तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, इसके परमाणु। ये सब इसके क्या हो गए, परमाणु। ओके, ये सब इसके क्या हो गए, परमाणु। ओके, ये परमाणु होते हैं इसे। इसमें कौन कौन से परमाणु हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन परमाणु। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये एक मतलब बोल सकते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत आसान होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। ओके, ये क्वेश्चन ये भी है, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर ले या वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले कि कौन सी कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में तो पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ओके, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है तो क्या होगा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका द्रव्य, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या है जो पाया जाता है और क्या है जो नहीं पाया जाता है, किसमें? तो आप देखेंगे कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो कोशिका की जो दीवार होती है, भित्ति, भित्ति क्या होता है, दीवार, वॉल जो होता है वो जंतु कोशिका में तो पाया जाता है और यही है जो एक दूसरे से इनको अलग करता है। यानी
सेल वॉल ही हमें ये बताता है कि जंतु कोशिका और यह पादप कोशिका है। ये इसके बीच का एक बहुत ही मेजर सा बड़ा डिफरेंस है जो हमें इसको जिससे हमें ये पता चलता है अच्छा ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका है, ये सेल वॉल। ओके, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस करता है। तो क्या दिया गया है, कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति जंतु में पाया जाएगा लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलू, अनाज, बीन्स, दालें और जई समृद्ध है। क्या क्या इसमें दिया गया है, आलू है, अनाज है, बीन्स है, दालें और जई समृद्ध है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या, अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्या ये केवल प्रोटीन है, क्या इनको केवल हम प्रोटीन में काउंट करेंगे। अगर सिर्फ दाल को लेते हैं तो दाल में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन आलू में तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा वर्ड लेना है जो सब में कॉमन है। ओके, अगर बात की जाए विटामिन की, ओके, तो विटामिन क्या है, सब में थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर दूसरा क्या दिया है, खनिज दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन सभी में कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो का डी। इस प्रकार से मैंने जो कहा था कि कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन हमें केवल एग्जाम का वो प्रेशर के कारण हम गलत करके चले आते हैं कि इतना आसान कैसे पूछ सकता है, तो वो होता है, ये गलती होती है एग्जाम का प्रेशर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आलू, अनाज, आलू में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, इसलिए लोग बोलते हैं कि आलू से थोड़ा सा अगर फिगर मेंटेन करना है, अगर हेल्थ कॉन्शियस तो नहीं बोल सकते, फिगर मेंटेन, लड़कियां आलू कम खाएंगी, है ना, कि नहीं इसमें फैट अधिक होता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, तो ये अवॉइड करते हैं आलू खाने से कि मोटापा बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो ये सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, फॉर होम इज अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट सुटेबल। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो है सुटेबल नहीं है, किसके लिए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हेतु, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हेतु, ओके, अल्टरनेटिंग करंट पूछा है, विद्युत शक्ति संचारण हेतु, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, टू चार्ज द स्टोरेज बैटरी, उसके लिए अल्टरनेटिव करंट क्या है, उपयुक्त नहीं है, सुटेबल नहीं है। बाकी चीज़ों के लिए अल्टरनेटिव करंट जो है यूज होता है। अब सवाल आता है, अगर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को पूछ ले, ऑप्शन ई के जैसे पूछ लेगा कि जो आपका अल्टरनेटिव करंट है इज सुटेबल फॉर, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसके किसके लिए सुटेबल है ये सोचना होगा। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर आप चलाते हो या जो आपके घर में टोस्टर होता है जिसमें ब्रेड टोस्ट करते हैं, ओके, ब्रेड टोस्टर को गर्म करने हेतु, विद्युत शक्ति का संचालन है तो फॉर पावर ट्रांसमिशन टोस्टर, तो इन सभी में ये क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, बुलेट प्रूफ। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक पूछा है, बहुलक यानी इसमें क्या पूछ लिया गया है, पॉलीमर्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट प्रूफ आर्टिकल्स। क्या क्या दिया गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीसैक्राइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीकार्बोनेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉलीकार्बोनेट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट्स। ओके, पॉलीकार्बोनेट्स। ओके, पॉलीकार्बोनेट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, पॉलीकार्बोनेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सफेद प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से सबसे कम विचलित होता है। सफेद प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग है जो प्रिज्म में सबसे कम क्या होता है, विचलित होता है, यानी जो डेविएटेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज लिस्ट डेविएटेड बाय द प्रिज्म। क्या दिया गया है, हरा है, बैगनी है, नीला है, पीला है, नीला है, पीला है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम कौन सा होता है, सबसे कम विचलित, सबसे कम विचलित आपका पीला होता है, पीला होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य होती है इसकी सबसे बड़ी होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। यानी तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य का मतलब ये जो है सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसका क्या होता है, ये
अगर इतना इस तरह से होगा तो क्या होगा, इसका विचलन कम होगा, इसकी तरंग बड़ी है, वेवलेंथ बड़ा है, इसलिए इसमें क्या होगा, विचलन कम होगा, ये फटाफट आगे आगे क्या होगा, मूव करता हुआ चला जाएगा, आगे मूव करता हुआ चला जाएगा। कि हम लोग तरंग, हाँ एक चीज और है, तरंग दैर्घ्य किसको बोलते हैं, ये जो आप ये दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ये दूरी को, इन दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, दो क्रस्ट के बीच की दूरी को। तो इसकी ये येलो कलर की जो होती है तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये बड़ी होती है, ये क्या होता है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, ओके, बड़ी होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब दो समान अंतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको टारगेट करें, ओके। जितने क्वेश्चन बता रही हूँ जो एकदम जनरली एग्जाम में आपके पूछ लेते हैं किसी न किसी एग्जाम में, दो समानांतर, आप ऐसा कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन पे मत जाइए, आप इस क्वेश्चन को आपने सुन लिया, अब आपको इसको रटना उटना कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज ऐसे छोड़ दीजिए। आप अपने आप को, सपोज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके घर में मिरर होगा, ओके। एक इमेजिन कीजिए कि एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, आप उसके सामने हो और आपके पीछे भी एक मिरर है, या आप कभी किसी मॉल में जब जाते हैं, ओके, मॉल वगैरह में आप देखे होंगे कि वहाँ पे जो मिरर होती है साइज ऐसा थोड़ी कि इस तरफ में बड़ा मिरर लगा दियो, इस तरफ छोटा मिरर नहीं, एक अगर आप देखते हैं किसी शोरूम में या कहीं जो मिरर लगा होता है सेम साइज का लगा होता है, ठीक है। तो उसमें से दो मिरर को ऐसे ही आप ले लीजिए, या अलमारी में कोई मिरर लगी होती है, घरों में अलमारी होती है उसमें भी मिरर लगा होता है, आप वहाँ पे एक बार एज्यूम कीजिए कि एक अलमारी की मिरर ऐसे खड़ी है और एक ऐसी खड़ी, दो समान अंतर पे खड़ी है, ओके। और क्या है, उनके बीच में आप खड़े हो जाओ उनके बीच में, तो आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो ऐसा लगेगा जैसे कहाँ कहाँ बन रही है, अनेकों बन जाती है ना, अनंत बन जाता है। एक आप ऐसा इमेजिन करके कोई जरूर देखेगा, आपको इस क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा कि जब दो समान अंतर में दो मिरर लगे हैं, समान अंतर में, ओके, समान अंतर में क्या लगा है, दो मिरर लगा है, इनके बीच में आप खड़े हो जाओ तो आपको ऐसा लगेगा जो आपकी प्रतिबिंब बनती है वो क्या बन जाती है, अनंत बन जाती है, उसकी संख्या अनंत होती है, ओके, अनंत यानी इन्फिनिट हो जाती है। तो जब दो समानांतर दर्पण के बीच की वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या यानी नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है वो क्या होती है, इन्फिनिट होती है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिकली इसको घर में आप करके देखिएगा। प्रैक्टिकली घर में दो कोई भी मिरर, आप दो छोटे मिरर ही ले लो या दो बड़े मिरर है एक सेम साइज का ले लो, या इमेजिन कर लो कि एक मिरर यहाँ पर है और एक मिरर मैं पीछे रख दे रहा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। क्या क्या दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, श्वसन, रेस्पिरेशन, सोलर सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रक्रिया में होती है, तो यह होगा प्रकाश संश्लेषण में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, अगर आप बिल्कुल भले चंगे हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कितना होगा, ये तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है ना, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं। 37 डिग्री, 37 अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर फारेनहाइट में बात की जाए तो 98.6 डिग्री जो होगा फारेनहाइट आपका हो जाएगा। डिग्री फारेनहाइट और सेल्सियस में 37 ही ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे देख लेते हैं, 37 फारेनहाइट कभी नहीं होगा, है ना, ये फारेनहाइट में नहीं होगा, ये क्योंकि फारेनहाइट लगा हुआ। नेक्स्ट 98.4 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या, अब ये सेल्सियस लिखा है तो गलत है, यहाँ पे 98.4 डिग्री फारेनहाइट भी होता तो एक मिनट के लिए कंसिडर किया जा सकता था, या 98.6 डिग्री फारेनहाइट हो तो वो भी सही है, बट फारेनहाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे केल्विन, तो खैर इसकी तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो ऑप्शन का कोई, हमारा राइट आंसर क्या है, ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बोला है कि गलत सुमेलित है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला है गलत, सही नहीं बोला है, बोला कौन सा गलत मैच किया हुआ है। मोमबत्ती का जलना क्या होता है, मोमबत्ती का जलना क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, है ना, मोमबत्ती का जलना अपने आप में क्या है, रासायनिक ऊर्जा है। कहते हैं मोमबत्ती का जलना क्या होता है, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से अपने फॉर्म में तो ये आएगा नहीं वापस जिस कंडीशन में था, तो वो तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, है ना। तो इसका जलना क्या किस में आता है, रासायनिक ऊर्जा से, क्या देता है हमें, यह प्रकाश ऊर्जा देता है। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, है ना, ये तो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, सितार।
सितार क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। ये स्टेटमेंट भी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये भी सही है। उसके अलावा क्या है? विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये भी सही है। और आप लोगों को एक काम करना है, इस क्वेश्चन में केवल आंसर पे नहीं जाना है, केवल इस पे नहीं जाना है। तो इसमें बोला है कौन सा गलत सुमेलित है, तो कोई भी नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? आंसर इसका ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी गलत इसमें सुमेलित नहीं है। अब आप लोगों को करना क्या है? इस चारों के चारों जो आप देख रहे हैं, इनके कि किसमें किसको कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, ये क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसको किसमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मोमबत्ती का क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ये आपको चार बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है? किसका कन्वर्टेंट किस में है, इसको एक जगह करते जाएगा। कल की क्लास में जब आप लोग कल का वीडियो देखें तो इतना आप लोग तैयार होकर के रहिएगा। हो सकता है मैं ड्यूरिंग क्लास आप लोग से पूछ लूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्यूज तार मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार मैंने डे 1 में ही पढ़ाया था। फ्यूज तार क्या होता है? उसका गलनांक जो होता है, जो उसकी मेल्टिंग जो होती है वो काफी लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज तार में क्या होता है? फ्यूज तार क्या होता है? लो मेल्टिंग होता है, लो मेल्टिंग। लो मेल्टिंग यानी लो मेल्टिंग पॉइंट यानी निम्न गलनांक, है ना? निम्न गलनांक। फ्यूज तार क्या होता है? एक पतला तार होता है। फ्यूज का तार घर में देखते हैं, फ्यूज जो तार होता है बहुत पतला तार होता है ना? और उसमें जब आप देखते हैं जब करंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह बहुत अधिक होती है, तो क्या होता है? वो तार जो होता है फटाफट वो तार ही गल जाता है, यानी वो तार गल जाए या जल जाए, इस तरह से जो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूज उड़ जाना जो बोलते हैं ना। तो अब इसमें पूछा है कि वो किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन दिया है सीसा और लोहा, टीन और लोहा। तो लोहा कोई अब मतलब ही नहीं है ऑप्शन में, है ना? लोहा का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस ये भी एक ट्रिक ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन में लगे थोड़ा भी अच्छा लोहा है तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा क्या? सीसा और पारा, सीसा और टीन, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सीसा और टीन जो है मिश्र धातु होता है किसका? फ्यूज तार का। इस तरह के क्वेश्चन मैं बताती रही हूँ ईजी है, और यही क्वेश्चन, इस तरह प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो फोकस इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर क्या कीजिए। मैं क्या करूंगी, कुछ क्वेश्चंस को जो नेक्स्ट क्लास जो से होगी साइंस की, उसमें अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके मिक्स होंगे, ठीक है? क्लियर? चलिए, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है। ऑक्सीकारक यानी क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच, क्या दिया गया है? एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। ऑक्सीकारक क्या करता है? एक दिया गया जो इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पैरेंट एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस। ओके, सेकंड ऑप्शन है दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को घटाता है। थर्ड है एक उपापचय अभिक्रिया में खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड है एक उपाचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खो देता है, लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक होता क्या है? ऑक्सीकारक क्या करता है कि यह पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण जो अंक है उसको बढ़ाता है, यानी इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पेरेंट एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस। क्लियर? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? क्वेश्चन पूछा है कौन सा एंजाइम, दैट मीन्स आपको यहाँ सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो चार है, यहाँ पर ये जो चार दिए गए हैं ये क्या है? ये चार के चार एंजाइम्स हैं। ये चारों क्या हैं? एंजाइम्स हैं। चार एंजाइम आपको दिए गए हैं, ठीक है? तो अब पूछा है कि ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, उनमें से कौन सा है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइमेज। ओके, जाइमेज। ये क्या करता है? जाइमेज जो होता है फर्मेंटेशन के द्वारा, यानी किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन यानी किण्वन। ओके, इस प्रक्रिया में, किण्वन प्रक्रिया में क्या करता है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। कौन? जाइमेज करता है। कैसे करता है? फर्मेंटेशन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्लोरीन गैस बनाने की डेकॉन विधि में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? ये एक आप अपने बुक में देखेंगे जब साइंस की, ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में है। ओके, ये किस में है? केवल एक डायरेक्ट स्टेटमेंट में है कि क्लोरीन गैस बनाने की डेकॉन विधि, ओके, कौन सी है? डेकॉन विधि में जो उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट इन द डेकन मेथड ऑफ मेकिंग क्लोरीन गैस क्या क्या दिया है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, गर्म एल्यूमिना, क्यूप्रिक क्लोराइड, लौह चूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो क्लोरीन गैस बनाने में क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके, एक्चुअली क्या होता है, जो डेकॉन विधि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लोरीन हाइड्रोक्लोरीन, ओके, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरीन के इसका इन दोनों का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण करके द्वारा इन दोनों का ऑक्सीकरण किया जाता है। इन दोनों का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण, क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण के द्वारा बनाई जाती है। इन दोनों का ऑक्सीकरण किया जाता है यानी ऑक्सीडाइज, ओके, ऑक्सीडाइज लिख लें या ऑक्सीकरण, ओके, ऑक्सीकरण। इन दोनों को ऑक्सीकरण करके इनको बनाया जाता है और उसके बाद Cl और HCl हो गया, ऑक्सीकरण कर दिया गया इसका। दूसरा इसमें क्या कर दिया जाता है? प्लस जो ऑक्सीजन होता है, जो O2 होता है, इसको कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से, यानी वायुमंडल से लिया जाता है। कहाँ से? वायुमंडल से। इसको वायुमंडल से ले लिया जाता है। वायुमंडल से किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, O2 को, ठीक है। और सभी को क्या करते हैं? सभी को प्रतिक्रिया करके उत्प्रेरक के द्वारा, सभी को प्रतिक्रिया करके, जो बोला गया ना किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो सभी की क्या होती है? प्रतिक्रिया करके उत्प्रेरक जब होता है तो क्या होता है? ये क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, यानी इसका फॉर्मूला क्या है? CuCl2। CuCl2 को क्या किया जाता है? कितने डिग्री पे किया जाता है? 723 केल्विन, 723 केल्विन पर इसको उत्प्रेरक किया जाता है, ठीक है। कितने पे? 723 केल्विन पर, ये ध्यान रखिएगा, 723 के पर इसको किया जाता है, 723 पे। तो क्या होगा? क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड ये ना लो होगा, ओके, ये लो होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे दिया हुआ है, ये लो है, लो यानी आयरन, आयरन, ओके, आयरन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पूछे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, इसको क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करें, ओके। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी करें, इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा। क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बता रही हूँ उनमें से आप जब एग्जाम देंगे ना बीपीएससी की, उस दिन आपको फिर इसका समझ में आएगा। जितना बता रही हूँ कि किस किस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देना है और ध्यान दीजिए। यहाँ पर पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा पृथ्वी में क्या पाया जाता है? तत्व पूछा है, गैस नहीं पूछा। अगर गैस पूछता इस क्वेश्चन में कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा गैस, अगर इस वर्ड में अगर गैस पूछा होता, अगर गैस होता तो नाइट्रोजन होता, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट पूछा है, तत्व पूछा है, एलिमेंट पूछा है, ओके। तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ऑक्सीजन। आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। कितना परसेंट ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, O2 कितना है? 46.80% ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 46.80% ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद किसकी बात आती है? सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन है, उसके बाद किसका है? सिलिकॉन का, सिलिकॉन नंबर 2 पे। कितना परसेंट अगर इसकी बात की जाए तो 27% या 28%, 27.7 है तो 28% भी आप इसको लिख सकते हैं, या 28%, इट्स ओके, दोनों सही है। उसके बाद क्या दिया गया है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नंबर 3 पे, तो ये कितना परसेंट है? 8%, ओके, 8% एल्युमिनियम हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांच क्या है? जो कांच होती है वो क्या होती है? एक्चुअली कांच को क्या बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड, क्रिस्टलाइन लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल, सुपर कूल्ड सॉलिड, ओके। तो कांच को क्या बोला जाता है? सुपर कूल्ड, यानी आप बोल सकते हैं अति शीतित तरल। क्यों बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड? कांच को क्यों बोलते हैं? क्योंकि कांच, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आप लिख सकते हैं, या इसके अणु, या इसके जो अणु होते हैं, अणु या मॉलिक्यूल से अणु, वो क्या होते हैं? लगातार उनका प्रवाह जो है, प्रवाह की स्थिति में रहते हैं, लगातार प्रवाह की स्थिति में, ठीक है। लगातार किस में रहते हैं? प्रवाह की स्थिति में, लगातार प्रवाह की स्थिति में रहते हैं, ओके। लगातार क्या होता है? प्रवाह की स्थिति, यानी इनका जो और आकार भी देखेंगे, इनका कैसा होता है? अनाकार ठोस होता है, ओके। इनका आकार कैसा होता है? ठोस होता है, अनाकार ठोस होता है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि यानी ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करके रखता है वो कौन सा है? थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि क्या करता है? आपके ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करके रखता है, कौन सी ग्लैंड है वो जो कंट्रोल करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जो रक्त में वो नहीं पाया जाता है? तत्व यानी एलिमेंट यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी एलिमेंट पूछा है जो मानव के रक्त में नहीं पाया जाता है। क्या क्या दिया गया है? लौह यानी आयरन, मैग्नीशियम, तांबा यानी तांबा, कॉपर, क्रोमियम। तो अब मानव का जो ब्लड होगा उसमें क्या नहीं पाया जाता है? सिंपल सी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सोच के बताइए। आयरन हमारे ब्लड में मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, तांबा, लेकिन क्रोमियम जो है वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम क्या है? यह क्या है? एक प्रकार का खनिज है। क्रोमियम क्या है? खनिज है। ये क्या होता है? खनिज है यानी मिनरल। ओके, मिनरल। ये क्या है? खनिज है यानी मिनरल है। और ये क्या करता है? इंसुलिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा और प्रोटीन के रूप में क्या स्तर को प्रभावित करता है? किसको किसको अगर बात की जाए, ये क्या करता है? ये खनिज का काम क्या है? तो ये वसा हो गया यानी फैट्स, प्रोटीन प्लस इंसुलिन, ओके, इंसुलिन, इन सभी को क्या करता है? इनके स्तर को, इनके जो स्तर है उनको प्रभावित करता है, इनके लेवल को ये अफेक्टेड करता है, इनके स्तर को प्रभावित करता है। क्रोमियम, ठीक है, ये हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता है, क्रोमियम हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी खुद का शरीर है भाई, शरीर आपका है, ब्लड, ये पूरी बॉडी आपकी है, तो आपके ब्लड में क्या नहीं पाया जाता है इतना तो पता होना चाहिए। तो क्रोमियम नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? क्या बोला है? अनुवांशिक डिजीज नहीं है, जेनेटिक जो है डिजीज नहीं है, जेनेटिक डिजीज। तो देख लेते हैं क्या है। थैलेसीमिया, वर्णदत्त यानी कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया और मेनिंजाइटिस। तो क्या होगा? मेनिंजाइटिस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। ओके, मेनिंजाइटिस। ये क्या होता है जो आप देखेंगे, बाकी जो तीन है, बोला कि कौन सा जो डिजीज जेनेटिक डिजीज नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा था? डिजीज नहीं है। लेकिन अगर इनमें से एक, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इनमें से जेनेटिक डिजीज कौन कौन से है ये भी देखना। हो सकता है सवाल नेक्स्ट टाइम इस पे बन जाए कि कौन कौन से जेनेटिक डिजीज हैं। तो थैलेसीमिया जेनेटिक हो गया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है? हीमोफीलिया की अगर बात की जाए तो खून का थक्का नहीं बनता है, इसमें खून का थक्का नहीं बनता है। ओके, और कलर ब्लाइंडनेस आपको पता ही है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? वर्णांधता। उसके बाद थैलेसीमिया दिया गया है जिसमें कि इसकी भी जीन्स में गड़बड़ी हो जाती है, तो प्रोटीन वगैरह कुछ अल्फा बीटा प्रोटीन जो होती है, दो ही तो प्रोटीन होती है इसके अंतर्गत, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो ये डिजीज थैलेसीमिया हो जाता है। ओके, और मेनिंजाइटिस जो है आपकी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, जो कि किसी नर्व्स को लेकर के इसमें अगर हो जाए तो इसमें मेनिंजाइटिस की ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये आनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कोबाल्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन का घटक है? कोबाल्ट, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम बोला जाए तो क्या है? साइनोकोबलामीन, है ना, साइनोकोबलामीन, साइनोकोबलामीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबलामीन। साइनोकोबलामीन। ओके, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और एक होता क्या है इसमें? साइनोकोबलामीन हो गया। और इसमें क्या हो जाता है कि इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोबाल्ट किस विटामिन का घटक है? तो विटामिन B12। इसका रासायनिक हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोकोबलामीन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, साइनोकोबलामीन के नाम से भी। क्लियर। चलिए, बूबो निम्नलिखित में से किस प्रजाति का नाम है? बूबो किस प्रजाति का नाम है? बूबो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुर्गी, मोर, गिद्ध, उल्लू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू। ओके, ये कहाँ पाया जाता है? ये जो यूरेशिया वाला रीजन होता है ना, यूरेशिया का जो क्षेत्र होता है वहां ये पाया जाता है, यूरेशिया के क्षेत्र में। यह कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया के क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा? बूबो। ओके, किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो उल्लू का, ऑल का दिया गया है। ठीक है, ये यूरेशिया के क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, चलिए,
तो आज के सेशन के हम लोगों के ये क्वेश्चंस क्या हुए, कंप्लीट हुए। आप लोग जैसा मैंने बताया था कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है रिवीजन, तो रिवीजन ज़्यादा से करें। और एक चीज़ आप लोग और कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर किया करें। इससे थोड़ा सा मुझे समझ में आता है कि क्लास जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, या अगर आप लोगों को अपने सुझाव देने हैं, कोई क्यूरीज हो तो आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर टुमारो इवनिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस इवनिंग।